जियोपॉलिटिक्स के गेम में भारत आज घिर चुका है, यह कहना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बड़े एक्सपर्ट्स का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? रशिया वीक है इस मोमेंट पर, चाइना स्ट्रांग है, यूएसए अनप्रेडिक्टेबल है, दोनों फ्रंट पर इंडिया के प्रॉब्लम है। तो अब घिर चुका है तो इंडिया कर क्या रहा है? अब इंडिया यहां पर अनएपोलोजेटिक स्टैंड ले रहा है, क्योंकि दिस इज व्हाट इंडिया शुड डू। वी नीड टू शो आवर असर्टिवनेस। इससे पहले सिक्योरिटी पोस्चर में हमने देखा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे पहले याद आ रहा आपको, बार बार यूएसए कह रहा था कि नहीं नहीं ये अटैक हो चुका है, लेकिन इंडिया को एस्केलेट नहीं करना चाहिए सिचुएशन को। तो हमने जो जरूरत थी किया, और उसके बाद यूएसए को क्रेडिट नहीं दिया, ना ही उसकी एडवाइस ली। अब इस सिचुएशन में अब हम क्रॉस फायर का मतलब पार्ट बन सकते हैं क्या? आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? मतलब एक तरफ चाइना तेजी से बढ़ रहा है, उधर यूएसए तेजी से बढ़ रहा है, दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और दोनों इंडिया को भी दुश्मन मान रहे हैं। तो ये तो भाई क्रॉस फायर में आने वाली बात हो गई ना तो हम अपने राइवल्स पे ट्रस्ट कर सकते, चाइना है, पाकिस्तान है, क्या ही ट्रस्ट, ये तो हंसी वाली बात हो जाएगी। लेकिन जिनके बेसिस पे हम सोच रहे थे कि देखो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न आपके सिक्योरिटी कंसर्न है, आपके साथ देखो हमने कितने सारे एग्रीमेंट किए थे, बेका, कोमकासा, लेमुआ, ये सब मैं उन मिलिट्री एग्रीमेंट्स की बात कर रहा हूं जो हम यूएसए के साथ करके बैठे हैं, इस वजह से कि आप हमारे पार्टनर हैं तो हमारे राइवल्स को काउंटर करेंगे इससे। अब यूएसए कह रहा है पहले तुम टैरिफ देखो, पेनल्टी देखो, अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाओ। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये दोनों के दोनों अब हमारे काम के नहीं है। ये एक रियलिटी चेक का टाइम है इंडिया के लिए कि ओल्ड फ्रेंडशिप्स काम के नहीं हो सकती, क्योंकि यूएसए मतलब समझ लीजिए कि रशिया भी अपने पुराने टाइम का एक शैडो मात्र है इस समय पर। अगर समय आगे जाकर बदले तो बात अलग होगी, लेकिन अभी तो वो चाइना पर इतना डिपेंडेंट है ना, चाइना उसका प्राइम कस्टमर है। आपको लग रहा है अगर बॉर्डर पर कल कोई बात हो जाए चाइना के साथ तो रशिया हमारे साथ खड़ा होगा? आंसर इज नो, क्लियरली नो है। तो सोचिए 1971 की स्ट्रेटजी, वहां पर जब पाकिस्तान के साथ हम लड़े तो उस समय यूएसएसआर के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी इंदिरा गांधी जी ने की थी वो काम आई थी। लेकिन क्या आज कोई ऐसी स्ट्रेटजी इंडिया के पास है? हमारी जियोपॉलिटिक्स की रूल बुक में कुछ है क्या? आंसर इज नो, नहीं है। इसी वजह से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि जियोपॉलिटिकली देखे तो इंडिया इस समय घिरा हुआ है। यूएसए पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, अरे काउंटर टेररिज्म में देखो पाकिस्तान कितना अच्छा काम करता है। मतलब ये भी हिपोक्रेसी है। एक तरफ कह रहा है कि टीआरएस जो है, अरे ये तो मतलब टीआरएफ जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है, यूएन सैंक्शनड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि देखो मतलब काउंटर टेररिज्म में अच्छा काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का इस्तेमाल करके यूएसए भी हम पर प्रेशर बना रहा है, राइट? तो अब ऐसे में मॉडिफिकेशन भी पॉसिबल है। वो कह रहे हैं कि टैरिफ बढ़ सकते हैं। पहले यूएसए क्या कहता था कि हमारी जो रिलेशनशिप है ना दुनिया में, वो शेयर्ड वैल्यूज के बेसिस पर है। हम डेमोक्रेसी, फ्रीडम, रूल बेस्ड ऑर्डर, इसके बेसिस पर रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है, अब यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में कहीं नहीं दिख रहा ट्रूली एक्चुअली ट्रांजैक्शनल है। दूसरी तरफ चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ एक सब ग्रुपिंग बनाना चाह रहा है साउथ एशिया में, जिसमें कि इंडिया को साइडलाइन कर दिया जाए। अब साउथ एशिया में इंडिया अपने आप को लीडर मानता आया है, सार्क लेकिन चल नहीं पा रहा है, जिसका एक बड़ा कारण पाकिस्तान है। हमने सोचा चलो बीबीआईएन के थ्रू सब रीजनलिज्म करेंगे, यानी कि बांग्लादेश को, भूटान को, इंडिया को, नेपाल को साथ लाएंगे। उधर बांग्लादेश, भूटान, अरे बांग्लादेश ही चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो रहा है। हमने सोचा बिम्स्टेक में काम करेंगे, बिम्स्टेक में बांग्लादेश ही चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी बे ऑफ बंगाल के लिए जो रणनीति है, साउथ एशिया के लिए जो रणनीति है, चाइना उस पर भी पानी फेरने में लगा हुआ है इस टाइम पर। प्लस इस बेस का तो नाम आपने सुना ही होगा, लाल मोनेरहाट एयरबेस सिलीगुड़ी के करीब है। और ये एयरबेस को बिल्ड करने का जिम्मा मतलब एक्चुअली अभी रिसेंटली चाइनीज विजिट हुई थी बांग्लादेश में इस जगह पर, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। कहा जाता है करीब 15 किलोमीटर के आसपास का ही गैप है। तो उसका मतलब है चिकन नेक जो हमारा एक यू कैन से सिक्योरिटी कंसर्न भी है, ये कॉरिडोर, यहां पर ऊपर भूटान के पास, यहां पर चाइना, डोकलाम विवाद जो हमारा हुआ था, और यहां पर चाइना। तो इट इज लाइक कि मतलब सिचुएशन जो है सही में टफ है। प्लस चाइना को पता है कि इंडिया रेयर अर्थ मटेरियल को तो जरूरी मानेगा ही। अरे भाई साहब, ये जो मोबाइल या लैपटॉप से आप इस वीडियो को देख रहे हैं,
या फिर आपके जो फाइटर जेट्स हैं, कमर्शियल जो आपके जेट्स हैं, हर जगह पर आपको रेयर अर्थ मेटेरियल कंपोनेंट का इस्तेमाल करना ही करना है। और उसकी 87% से ज़्यादा की जो सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई एंड प्रोसेसिंग, उस पर चाइना का कंट्रोल है इस समय। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसको हम अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, उसके जो एपीआई हैं, जो उसके अंदर का जो कंपोनेंट है, वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि चाइना इस सप्लाई चेन को भी वेपनाइज कर सकता है इंडिया के खिलाफ? बिल्कुल कर सकता है। डैम के बारे में तो आपने सुना ही था, तिब्बत में अभी यानलंग सांगपो, जो बाद में जाकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है इंडिया में एंटर होकर, वहां पर एक बड़ा डैम बनाकर वहां पर वाटर कैन बी यूज्ड एज अ वेपन। इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फ्लड कर दो, ड्रॉट फैला दो। तो ये सब हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ईयू देखिए, ईयू भी पीछे नहीं हट रहा, यूरोपियन यूनियन अभी सैंक्शंस लगाए वादनर रिफाइनरी, एक्चुअली नयारा एनर्जी की है, नयारा एनर्जी में स्टेक्स रोजनेफ्ट के हैं, मतलब रशिया के हैं। बट द पॉइंट इज, इसके अलावा आपने सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाए हैं कि जो क्रूड ऑयल लिया जाएगा रशिया से, प्रोसेस होकर यूरोप में जाएगा, वो नहीं लेंगे। तो मतलब आप तो इम्पैक्ट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं और खुद आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसको कह रहे हैं ये तो हम ना एक्सेप्शन लिए हुए हैं। आप अपने ऑयल एंड गैस रशिया से ले रहे हैं, वो एक्सेप्शन है, और हम ले रहे हैं तो भाई वो तो क्राइम है। तो जियोपॉलिटिक्स को जब तक हम राइट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगी। दोबारा मैं इस बात पर मतलब हाईलाइट करना चाहता हूं। हमारे सामने क्या ऑप्शन है? तो एक ऑप्शन तो कहा जाता है, देखो दिस इज नॉट द टाइम ऑफ मल्टी अलाइनमेंट इन अ वे कि हम तुम्हारे साथ भी हैं और तुम्हारे साथ भी हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये आता है, मतलब यूएसए या बाकी देश इस वजह से हमारे साथ नहीं खड़े क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया। एक पर्सपेक्टिव ये कह रहा है, समझिएगा बात को। ये ज्यादातर वो थिंक टैंक्स हैं जो यूएस से पैसा लेते हैं, तो उनका कहना है ये इंडिया की गलती है जी। इंडिया को क्लियर कट कहना चाहिए कि रशिया तुमने गलत किया। लेकिन मेरा इन थिंक टैंक से सवाल है कि आप तो जियोपॉलिटिक्स से बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये बता दो, यूरोप ने तो लिया था स्टैंड। अल्टीमेटली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो यूरोप अपने दरवाजे पर झेल रहा है, यूएसए तो नहीं झेल रहा। क्या ट्रंप ने यूरोप को बख्शा जब उन्होंने टैरिफ्स और पेनल्टीज की बात करी? नहीं बख्शा। तो कैसे आप कह सकते हैं अगर आप ऐसा कर लेते तो देखो हम आपके साथ खड़े होते? नहीं होते भाई खड़े। यानी कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, राइट? जो यूएसए कह रहा है कि एक्चुअली क्लियर कट स्टैंड नहीं ले रहे चाइना के खिलाफ, तो चाइना के खिलाफ अगर क्लियर कट स्टैंड लेता इंडिया तो भाई फिर तो प्रॉब्लम ना होती। एक्चुअली ये जो पर्सपेक्टिव है ना, जो सेकंड वाला अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुए ब्रजेश मिश्रा जी, उनके बारे में पढ़िएगा। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे एक टाइम पर हमारे देश में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती थी। तो ब्रजेश मिश्रा जी ने भी यही सजेशन दिया था, जो सेकंड वाला सेशन। उनका कहना है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो अब नॉन अलाइनमेंट, इशू बेस्ड पार्टनरशिप, ठीक है इशू बेस्ड पार्टनरशिप रखो, लेकिन यहां पर क्लियर कट यूएसए के साथ मिलिट्री रिलेशनशिप। अगर यूएसए की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हो गई यहां पर, इंटर ऑपरेटिबिलिटी पर हमने फोकस करा अपनी डिफेंस फोर्सेस का, तो चाइना पर प्रेशर बनेगा। क्योंकि अभी भी यूनिपोलर है वर्ल्ड मिलिट्री के सिग्निफिकेंस से देखें तो। मिलिट्री पावर जितनी यूएसए के पास है उतनी किसी के पास नहीं है, चाइना भी काफी पीछे है। तो ब्रजेश मिश्रा जी कह रहे थे अगर आप यहां पर यूएसए को ले आए और कहा कि हम आपके साथ हैं, अब रशिया और चाइना अगर बुरा माने तो माने, क्योंकि एक को अगर अपना दोस्त मानेंगे तो हमारे साथ खड़ा रहेगा, जिससे कि चाइना बैलेंस होगा। ब्रजेश मिश्रा जी का कारण भी ये था क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर रहे थे इस बात को, क्योंकि रशिया हर मोमेंट पे हमारे साथ नहीं हो सकता। आज सिचुएशन डिफरेंट है। वो ठीक है रिलायबल डिफेंस पार्टनर, बट स्ट्रेटेजी वॉर के टाइम पर कौन स्टैंड लेगा चाइना के खिलाफ? तो ये उनका पर्सपेक्टिव था। लेकिन इस पे काउंटर ये है कि यूएस के ही एक स्कॉलर है मर्शाइमर, जिनके बारे में मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ऑप्शनल के तहत यहाँ पर, तो उसमें पढ़ाता हूँ कि मर्शाइमर ने ये स्ट्रेटजी कितनी पहले बोल दी थी। उन्होंने कहा था कि यूएस से इंडिया को ना आप यूज करो चाइना के खिलाफ, आप डायरेक्ट चाइना के खिलाफ वॉर मत करो, किसी और से कराओ, दोनों का नुकसान होगा, दोनों वीक होंगे, तुम फायदे में रहोगे। मतलब मर्शाइमर की बुक तो हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं इंडिया में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ये भी तो रिस्क है ना, कहीं हमारा वो हाल हो जाए कि हम आगे बढ़ना चाह रहे थे और हम पीछे ही रह जाएं इस कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन के चक्कर में। तो देखो एक बात तो पक्की है कि जो स्वीट स्पॉट वाला मोमेंट था कि हम सबके साथ बनाकर चल लेंगे, वो अभी प्रॉब्लम में है। तो जो मल्टी अलाइनमेंट डॉक्ट्रिन हमारी थी वो अभी प्रॉब्लम में है, यूएसए भी पसंद नहीं कर रहा उसको,
और बाकी लोग भी नहीं पसंद कर रहे, यूरोप भी नहीं पसंद कर रहा, राइट। और उससे हमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा, जो हमारे आसपास के देश हैं ये चाइना की तरफ अलाइन हो रहे हैं। तो यहां पर आता है सॉवरेन स्टेट पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कहता है कि जब भी कोई देश ताकतवर होता है तो वो दूसरों के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। तो सब देश अलग अलग रीजन से उसके खिलाफ आते ही आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इंडिया मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन इंडिया इस सिचुएशन से बच नहीं सकता था। हर एक देश के सामने सिचुएशन आती है जब वो राइज करता है। आपका राइज किसी के लिए तो इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा ही भाई। अब वो कितने देशों से आएगा वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल इक्वेशन पर। तो आज इंडिया इस वाले फेज में है। अब क्या करेंगे? जैसे पैराडॉक्स में चाइना कंपीट कर रहा है यूएसए के साथ, और इस कंपटीशन में दोनों मानकर चल रहे हैं कि लेकिन यार यूएसए सोचकर चल रहा है कि एक टाइम पर हमने चाइना पर ध्यान नहीं दिया, सोचा चाइना तो देखो एक दिन डेमोक्रेसी बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, और आज चाइना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन रही है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, स्टेबल डेमोक्रेसी है और वाइब्रेंट इकोनॉमी है, तो भाई आगे कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में हमारे गुड्स ना बिके ज्यादा, इनकी बिक्री हो। तो कहने का मतलब है आगे से 50-80 साल की सोचकर चलनी पड़ती है, उसके लिए आज रीजन लेने पड़ते हैं। तो मतलब कि यूएसए पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, यूएसए भी काउंटर या फिर बोटलनेक बनने की कोशिश करेगा इंडिया की ग्रोथ में। ये क्लियर कट सिग्नल है इस समय पर। वी कैन नॉट थिंक ऑफ दिस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हम बढ़ेंगे यूएसए बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है, यूएसए को दिक्कत है। वाशिंगटन ने तो क्लियर चॉइस कही है कि भाई क्लियर चॉइस लो, लेकिन पॉइंट ये है कि भाई रशिया के खिलाफ क्लियर चॉइस कैसे ले लें? मतलब वो क्लियर चॉइस की तो बात कर रहा है, नहीं तो पेनल्टी बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। देखो मिलिट्री के लिए अभी हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं रशिया पर कि हम क्लियरली यूएसए की तरफ नहीं जा सकते, राइट। अगर हम इसकी बात को माने तो ऑयल के लिए वी हैव टू मतलब सोर्स आर ऑयल फ्रॉम द बेस्ट सेलर। तो हमें सबसे डिस्काउंट में जहाँ से मिलेगा वहीं से तो लेंगे। प्लस चाइना पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो बढ़ता जा रहा है, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। 80% अभी चाइना एक्चुअली डिफेंस पोर्टफोलियो संभालता है पाकिस्तान का। एक आपने सुना है J-17 के बारे में? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पाकिस्तान का कहना है, मैं वेबसाइट पर चेक कर रहा था, तो पाकिस्तान का कहना है कि हमने इसमें डिज़ाइन में भी कंट्रीब्यूट करा है, एवियोनिक्स में कंट्रीब्यूट किया है। नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग। इनिशियली कुछ फाइटर जेट्स थे जो चाइना से आए थे, चेंगडू जो उनकी कॉरपोरेशन है, लेकिन अब पूरी तरह हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है अजरबैजान को कह रहा है कि अरे हमारे साथ जो है आप डिफेंस पार्टनरशिप करिए, हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं आपको देंगे। वैसे पाकिस्तान में ये कॉन्फिडेंस चाइना झोंक रहा है, और इसका मतलब है कि इंडिया के खिलाफ काउंटर के लिए इसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। दो फ्रंट बन रहे हैं। तो अगर हमने आज हल्के में लेना स्टार्ट करा तो आगे हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, ये क्लियर कट बात है। फिर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादार, और ग्वादार के थ्रू इंडिया पर प्रेशर। नाउ तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो अंडर प्रेशर है फ्रॉम ऑल साइड। मॉस्को पे ट्रस्ट कर नहीं सकते, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए चाइना के साथ, इवन यूएसए के साथ भी हो जाए तो भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉस्को अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में है। यूएसए ऑब्वियसली, चाइना कैसे भाई, चाइना के साथ तो मेन प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्गर चाइना, वीकर रशिया और अनप्रिडिक्टेबल यूएसए, ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। अब करें क्या? सेल्फ अलाइनमेंट एक वर्ड ये पॉपुलर हो सकता है आने वाले टाइम में। इसका मतलब है केवल अपने बारे में सोचेंगे प्लस कुछ नया रास्ता निकालेंगे। अब नया रास्ता क्या है? हमें न्यू स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने होंगे। अब 3 स्टेप्स हैं उसके। एक तो इकोनॉमिक पुशबैक। इकोनॉमिक पुशबैक है, पुशबैक का मतलब ये मत समझिए कि झुकेगा नहीं, वह सब देश की बात चल रही है। तो यहां पर केवल इमोशनल रेस्पॉन्स से देश का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तो हमें स्टेप्स बताने पड़ेंगे कैसे होगा। इसमें अभी आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को हमें चेंज करना पड़ेगा। वी नीड न्यू स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। डिप्लोमेटिक आउटरीच को हमें चेंज करना पड़ेगा, नया कुछ करना पड़ेगा। अब वोंट बैक ऑफ का मतलब है कि देखो हम अपनी कमियों को पहचानें, अभी हम कहां कहां सप्लाई चेन में डिपेंडेंट हैं, और हम न्यू सप्लाई चेन बनाएं, न्यू इकोनॉमिक स्फीयर, न्यू इन्फ्लुएंस बनाएं। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हमें पता है कि यार हमारे जो सर्विस सेक्टर है, जो एक मेजर चंक जीडीपी का है, वो अभी भी यूरोप एंड अदर यानी कि यूएसए, इनकी इकोनॉमीज को एक्सपोर्ट करता है, तो डू वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन साउथ, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज हैव डन वंडर्स। हालांकि अगर हम टोटल कंजप्शन और यू कैन से टोटल डिमांड की बात करें, गैप है, बट रिलायंस मतलब सेल्फ रिलायंस के लिए अल्टीमेटली हमें न्यू स्फीयर पे काम अभी करना पड़ेगा।
देयर वाज अ टाइम जब यूरोप में डिमांड कम थी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, लेकिन 20 सालों में बड़ा चेंज आ गया उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो आने वाले 20 सालों में जब यहां पर चेंज आएगा तो आर वी एक्चुअली प्रिपेयर टू मेक इट आवर स्फेयर? हमें रेजिलेंट और इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में यूएसए अपने हिसाब से उसको यूज करने की कोशिश करता है, जैसे डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर का वेपनाइजेशन, स्विफ्ट को कैसे इस्तेमाल किया रशिया के अगेंस्ट, फॉरेन एसेट्स को फ्रीज किया डॉलर में, ईरान के, रशिया के। तो कहने का मतलब है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस आर डोमिनेटेड बाय दीज यूएसए एंड सम यूरोपियन कंट्रीज। इन्हीं की मैं बात कर रहा था। तो यानी कि एक वल्नरेबिलिटी है, आज रशिया के खिलाफ यूज हुआ है, ईरान के खिलाफ यूज हुआ है, कल हमारे खिलाफ भी यूज हो जाए, क्या पता। क्योंकि बताया ना आपको, पैराडॉक्स है, जैसे आप राइज होंगे तो आपके खिलाफ एक्शंस होंगे। हम चाइना अपना पैरेलल सिस्टम बनाने में लगा हुआ है, तो हमें ना तो वेस्ट पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना ही चाइना के पैरेलल सिस्टम के फांस में आना चाहिए। मतलब चाइना इज एक्चुअली सेइंग कि अरे हम ना अपना सिस्टम बना रहे हैं, एक्चुअली चाइनीज करेंसी ना युआन वो उसमें लीड करेगी, लेकिन देखो सबको फायदा होगा, ब्रिक्स नेशंस चलिए आप हमारे हिसाब से चलिए, लेकिन इंडिया को उसमें भी एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना पड़ेगा। हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर फोकस करना पड़ेगा और ऐसे एक नए सिस्टम को बनाना पड़ेगा जिसमें कि कोई हेजमॉन अपने हिसाब से सिस्टम को ना चला सके, यानी किसी एक देश का वर्चस्व ना रहे। कैसे होगा? इसमें कुछ स्टेप्स, जैसे ग्लोबल साउथ डिजिटल अलायंस। ये ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं, ये देखिए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया साउथ में तो है डायरेक्शन में, लेकिन इसको ग्लोबल साउथ में काउंट नहीं करते, क्योंकि ग्लोबल साउथ में हम डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं, और बाकी आते हैं ग्लोबल नॉर्थ में। तो जैसे यूपीआई है, अब यूपीआई केवल एक ट्रांजैक्शन का मीडियम नहीं है, यूपीआई हैज दिस पावर टू ट्रांसफॉर्म इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लो कॉस्ट सॉल्यूशन है कितनी सारी प्रॉब्लम्स का, आधार और आधार का कनेक्शन बैंक अकाउंट से, और उसके थ्रू सब्सिडी का सही टारगेट करना। आपको नहीं लगता कितने सारे एशियन अफ्रीकन नेशंस हैं, उनकी इकोनॉमी बेस्ट अपना पोटेंशियल इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि वहां पिल्फरेज है, करप्शन बहुत ज्यादा है, मतलब डिलीवरी में। तो अब वो जो डिलीवरी में करप्शन है उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है बाय बैंक अकाउंट सब्सिडी, प्लस ट्रांजैक्शंस को स्पीड ट्रैक किया जा सकता है, प्लस जब उनके खाते में पैसा आएगा तो वो लोन ले सकते हैं, नए बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, फिर वो ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विसेज की भी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं जो इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हमें यूपीआई और जो हमारे डिजिटल से फिनटेक है, तो फिनटेक के ओपन सोर्स सिस्टम्स, यानी कि भाई आप भी अपने सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हो, हमने किया है, हमारे पास केस स्टडी है, हम आपको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे हम यूएस और चाइना लेड फाइनेंशियल जो सिस्टम बनना चाह रहा है दुनिया में, उसका एक काउंटर तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे कि जुलाई 2025 का डेटा है, 19.47 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं और वर्थ है 25 लाख करोड़। इट्स अ बिग नंबर। ऑलरेडी हमने नमीबिया और सिप्रस के साथ अभी रिसेंट एग्रीमेंट किया, इससे पहले सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, इनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है, यानी कि यूपीआई सिस्टम इज एक्सपेंडिंग। जिन लोगों को ये हल्के में बात लग रही हो, तो आप में से कभी अगर कोई यूरोप जाएगा या आपके कोई वहां पर रहते हो, तो बताएंगे आपको कि चाइना का आप इन्फ्लुएंस देखिए, चाइनीज बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, यू विल फाइंड देम इन मैनी यूरोपियन सिटीज जहां पर लोग घूमने जाते हैं। तो चाइना की हेजमनी तो है कि इतने सारे चाइनीज सिस्टम वहां पर हैं, तो इट्स लाइक कि चाइनीज इकोनॉमी के साथ जो आपका इंटरकनेक्शन है दैट इज वे स्मूदर देन अदर्स। सो सेम वी नीड टू डू इन इंडिपेंडेंट मैनर, ओपन सोर्स मैनर। क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप, अभी मैंने आपको बताया कि भाई रेयर अर्थ मटेरियल पर एक तरीके से नियर मोनोपोली स्टेटस चाइना ने ले लिया। 87% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चाइना के पास है। तो ये तो वेपन की तरह उसको इस्तेमाल करने ही वाला है हर जगह। ईवी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी के अगर आपको इक्विपमेंट्स बनाने, हर जगह आपको इनकी जरूरत है। तो हमें क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप पर ध्यान देना होगा। हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमें फोकस करना होगा कि भाई बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं, क्रिटिकल मिनरल की सोर्सिंग में हम को डेवलपमेंट करेंगे, हम को ओनरशिप रखेंगे, जैसे चाइना ने ओनरशिप रखी है। तो हमने इसके लिए स्टार्ट किया काबिल, ये भारत सरकार कर चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि भारत घिर चुका है तो भारत कुछ कर नहीं रहा है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ऑलरेडी हमने अर्जेंटीना के साथ टाई अप किया है, वहां पर हम लिथियम ब्लॉक्स को एक्वायर कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल स्टेज में नेगोशिएशन, वहां पर भी हम कोबाल्ट, लिथियम, इसको ओनरशिप में जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब हमें को ओनरशिप चाहिए, को डेवलपमेंट चाहिए, बायर सेलर नहीं, क्योंकि फिर कोई ना कोई फिर इस्तेमाल कर लेगा हमारे खिलाफ। स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो ग्रेट पावर्स हैं अब वो एंकर नहीं हो सकते इंडिया की स्टेबिलिटी का, कि इंडिया को कुछ चाहिए, ठीक है, वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन देम। नहीं। इंडो पैसिफिक में मैं ऑलरेडी लास्ट एनालिसिस में बताया था आपको कि अब हमें यूएसए को वहां से साइड करके सोचना चाहिए।
एशिया लेड, हमें इंडिया लेड एशिया पैसिफिक बोलना चाहिए। हम एशियन सेंचुरी को बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया एशिया लेड बने, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए इंडिया लेड एशिया पैसिफिक। इसका मतलब क्या है? इंडो पैसिफिक जो टर्म है ये यूएसए ने कॉइन करी, यूएसए ने पॉपुलराइज करी, हमारा भी फायदा था, ठीक है भाई हम भी इसमें हैं। लेकिन अगर हम इंडिया लेड एशिया पैसिफिक बोलेंगे तो हम डिपेंडेंट नहीं होंगे यूएसए पर, और हम पार्टनर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस के साथ, सो दैट यहां पर रूल बेस्ड ऑर्डर आ सके। अब इंडिया उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडो पैसिफिक कॉन्स्टेबुलरी फोर्स बनानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम अपने नंबर ऑफ शिप्स को बढ़ाएं, जो ऑलरेडी हमने बढ़ाए भी हैं, 50 आर इन प्रोसेस एज वेल। फिर हम इसको डिप्लॉय करें अक्रॉस इंडियन ओशन, सो दैट हम जो छोटे छोटे लिटोरल नेशंस हैं उनको गारंटी दे सकें सिक्योरिटी की, क्योंकि आप सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उसको हम एक्सटेंडेड डिफरेंस कहते हैं। तो इस बेसिस पर आप फेवरेबल रिलेशंस बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चाइना हेजेमोन ना बन पाए इस एरिया में, यूएसए पर हम डिपेंडेंट ना रहें। सितंबर 2024 में ऑलरेडी 66 शिप्स आर ऑन ऑर्डर, 50 वेजल्स आर इन कंस्ट्रक्शन। तो इंडियन नेवी ऑलरेडी मैसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कर रही है। टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पर हमें फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहां पर भी एक वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि यूएसए लेड कंपनीज की टेक्नोलॉजी पर हमारी कितनी सारी कंपनीज काम कर रही हैं। कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा कि भाई एक कंपनी के सर्वर डूबा तो हमारे कितने वर्क फ्रॉम होम वाले जो मतलब लोग हैं वो ब्लू स्क्रीन हो गई थी उनकी। तो टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पर काम करना पड़ेगा, हमें इंडिजिनस को प्रोडक्शन डेवलपमेंट पर काम करना होगा। अब मैं डिफेंस के एग्जाम्पल से पहले इसको समझाता हूं, डिफेंस पे क्योंकि हमने अच्छा काम किया है। फॉरेन गुड्स पर हमें ब्लॉकेड लगाना होगा। हमने ऑलरेडी 5000 छोटे छोटे जो आइटम्स हैं जो हमारे फाइनल डिफेंस प्रोडक्ट में जरूरी होते हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमने उन पे ब्लॉकेड लगाया, मतलब रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि आप इंपोर्ट ना करें, आप यहीं प्रोड्यूस करें। और वहां पर हमें सक्सेस भी हासिल हुआ उन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को बनाने के लिए। देखिए डिफेंस प्रोडक्शन जो इंडिया में 1.46 ट्रिलियन रुपीज मतलब हुआ है 2024-25 का जो डेटा है, 15% जंप है अगर हम उससे पहले वाले साल से कंपेयर करें। और डिफेंस एक्सपोर्ट, आप में से सोचेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट भी करता है, 24,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हमने किया है, 14% इंक्रीज इसमें देखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया 24,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है तो यानी कि भाई सेल्फ रिलायंस की तरफ तो हम काम कर ही रहे हैं। फ्रांस की साफ्रान, इसके साथ 61,000 करोड़ का ये फाइटर जेट इंजन का प्रोग्राम है जिस पर इंडिया काम कर रहा है। इसके अलावा और भी हैं एग्जाम्पल, जैसे रफेल, RAFEL, मतलब ये रफेल एयरक्राफ्ट नहीं, मैं रफेल कंपनी की बात करूं जो इजराइल की कंपनी है, उसके साथ भी हमारे को डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। हैदराबाद में उसने अपना कंपनी को सेटअप किया है, तो प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन। अब न्यू डिप्लोमेटिक आउटरीच करना पड़ेगा, यानी कि 21st सेंचुरी में अब हम फोकस करें कि यार AI बेस्ड अगर सिस्टम चल रहे हैं तो यार ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम इस रेस में पीछे छूट जाएं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि हमारी AI कंपनीज, वो उस पर तो करना ही पड़ेगा फोकस, प्लस ह्यूमन सेंट्रिक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम पर बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हो जाए। साथ में हमें क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर स्टैंड लेना पड़ेगा, जिससे कि जो साउथ एशिया, जो आपके ग्लोबल साउथ के देश हैं वो हमारे साथ आ सकें। जो यूएसए प्रपोज कर रहा है मॉडल, उसमें यूएसए का डोमिनेंस रहेगा। जो चाइना प्रपोज कर रहा है उसमें चाइना, जो चाइना सर्वेलेंस बेस्ड मॉडल बना रहा है, वो ऐसा मॉडल चाहता है AI एंड अदर सेक्टर्स में जो इससे इनेबल होंगे, जिसमें कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसका मेन रोल रहे। लेकिन भाई ये दोनों ही सिस्टम हमारे काम के नहीं होंगे, तो हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड इनिशिएटिव पर फोकस करना चाहिए, यानी कि जो हमारे कंसर्न है और जो दुनिया कंसर्न है, जैसे ओपन सोर्स होने चाहिए कुछ सिस्टम, इंडिया का मॉडल भी ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इनोवेशन का पब्लिक सेफ्टी से, ह्यूमन लूप में होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ रूल्स ऐसे बनने चाहिए कि AI का आप ऐसा इस्तेमाल ना कर सको कि दूसरे की इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी को आप नेगेटिवली इंपैक्ट कर दो। देयर शुड बी सम रूल्स फ्रॉम स्टार्ट। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने $1.25 बिलियन प्लेज किए हैं AI इकोसिस्टम में, इंडिया AI मिशन में, तो इस पर हम ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं। एनवायरमेंट वाले मुद्दे पर ऑलरेडी हमारा पंचमृत कमिटमेंट है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो यानी कि हम दिखा सकते हैं कि वी आर टेकिंग दीज थिंग्स फॉरवर्ड। कल्चर कॉरिडोर डिप्लोमेसी, यानी कि जो आपका से साउथ ईस्ट एशिया है फॉर एग्जांपल, या सेंट्रल एशिया है, तो हमारे पास जो सॉफ्ट पावर है, जैसे जोसेफ नए कहते हैं
कि हार्ड पावर और इकोनॉमिक पावर देखिए मैटर करता है, लेकिन सॉफ्ट पावर भी एक एडेसिव की तरह है। अगर आप किसी को अच्छे से जानते हैं तो उनके साथ रिश्ते बनाने में और डीपर ले जाने में आप कंफर्टेबल होते हैं। यही चीज नेशंस के साथ भी है। तो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में हम रीच आउट कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ा रहे हैं। और जो इंडियन डायस्पोरा है इस समय, जो भारत इस सिचुएशन में है, तो इस सिचुएशन में जो भारत मूल के लोग दुनिया भर में अच्छे पदों पर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तरफ से इंडिया में इन्वेस्ट करें, प्लस अपनी वहां पर अगर वो सिटीजन है तो वहां पर सरकारों पर दबाव भी बनाएं वोट के थ्रू कि एक्चुअली there should not be any policy that is detrimental for the India, because India is not aiming for the kind of hegemony which USA and China want, right? By undermining others, India believes in a system where everyone is going to have opportunity to grow, but India का जो concern है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो यानी कि आने वाला टाइम, इसमें हमें इन 3 पॉलिसीज पर काम करना होगा। हमें टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पर फोकस करना होगा, इकोनॉमिक पुशबैक पर फोकस करना होगा, और एक नई तरह की आउटरीच, डिप्लोमेटिक आउटरीच पर काम करना होगा।